अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और इस केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं, तीन मेजर टर्म्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे विद द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये एक थ्योरी है जो बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली कैसे होते हैं। जब डिफरेंट सब्सटेंसेस, जब डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक्चुअली कैसे रिएक्ट करते हैं। हाउ एक्चुअली द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स react with each other, what are the conditions required by the reactant molecules in order to react with each other। जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है। तो ये कोलिजन थ्योरी बेसिकली इस रिएक्शन के मेथड को एक्सप्लेन करेगी कि हाउ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस, सम ऑफ द बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू रिएक्ट विद ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी, तो सबसे पहली बात यही है, फर्स्ट बेसिक अजम्पशन इस थ्योरी की यही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू रिएक्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। उनको रिएक्टेंट्स, जो भी दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, वो फिजिकली एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आएंगे तो तभी वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर वो एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर हैं तो एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहते हुए वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो रिएक्ट करने के लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फिजिकली एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आए, एक दूसरे के साथ कोलाइड करें एक दूसरे के साथ। अब चूंकि किसी भी जो हमारे रिएक्टेंट कोई भी हो, उसके मॉलिक्यूल्स वो मूव कर रहे होते हैं और मूव करते हुए जब वो एक दूसरे के साथ आके फिजिकली कोलाइड करते हैं तभी वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रहते हुए वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर सकते। अब कोई भी ऐसा फैक्टर फिर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो फिर उसको अगर इंक्रीज करता है तो एज अ रिजल्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। और अगर कोई फैक्टर कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करता है तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिक्रीज कर देगा, क्योंकि हमने कहा कि रिएक्ट करने के लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, और जितना फ्रीक्वेंटली वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उतना फ्रीक्वेंटली वो रिएक्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी स्लो होगी, जितना स्लोली वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना स्लो हो जाएगा। अब जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनके जो कोलिजन्स हैं विद ईच अदर उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक टाइप को हम सक्सेसफुल कोलिजन्स कहते हैं, सक्सेसफुल कोलिजन्स, और दूसरी कैटेगरी को फिर हम अनसक्सेसफुल कोलिजन्स कहते हैं, अनसक्सेसफुल कोलिजन्स। सक्सेसफुल कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन्स भी कहते हैं, इफेक्टिव, सक्सेसफुल और इफेक्टिव कोलिजन्स। और अनसक्सेसफुल कोलिजन्स को हम इनइफेक्टिव कोलिजन्स भी कहते हैं। Reactant molecules must physically collide with each other in order to react, and those collisions between the reactant molecules, they are categorized, they are classified into two types. One of the types of the collision is known as successful collision or effective collisions, and the second type of the collision between the reactant molecules is known as unsuccessful collision or ineffective collision. अब जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है
कि जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो ड्यूरिंग दैट कोलिजन अगर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी कर जाएं और वहीं पे अब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो ऐसे कोलिजन को हम सक्सेसफुल कोलिजन कहेंगे या इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तो ड्यूरिंग दैट कोलिजन अगर वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो ऐसे कोलिजन को हम सक्सेसफुल कोलिजन या इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो ड्यूरिंग दैट कोलिजन वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते और एज इट इज वो सिंपली एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं, टकरा के वापस आ जाते हैं एज इट इज केमिकली अनचेंज्ड फॉर्म में, तो ऐसे कोलिजन को हम अनसक्सेसफुल कोलिजन कहेंगे या इनइफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होते हैं उनको हमने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। इफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स react chemically with each other when they collide with each other and convert into the products, then that collision is known as successful collision or effective collision. Whereas the reactant molecules, if they do not react chemically when they collide with each other and simply bounce back from each other, then that type of the collision will be known as unsuccessful collision or ineffective collision. अब हमने कुछ कंडीशंस देखनी है कि किसी कोलिजन के आइडेंटिफाई होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि अगर वो फुलफिल्ड होंगी तो कोलिजन सक्सेसफुल होगा और अगर वो फुलफिल्ड नहीं होंगी तो कोलिजन अनसक्सेसफुल होगा। तो दो बेसिक कंडीशंस बेसिकली होती है किसी कोलिजन के सक्सेसफुल होने के लिए। फर्स्ट वन इज द proper orientation of the reactant molecules at the time of collision, और सेकंड कंडीशन जो उसमें हम लिखते हैं वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। Energy of activation. These are the two conditions which must be fulfilled in order to a collision between the reactant molecules being a successful collision. Reactant molecules के collision के सक्सेसफुल होने के लिए, ताकि वो जब कोलाइड करें तो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट भी कर जाएं और फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, ये दो कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट उसमें है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तो वो एक प्रॉपरली ओरिएंटेड हो, प्रॉपरली डायरेक्टेड हो। प्रॉपरली ओरिएंटेड या प्रॉपरली डायरेक्टेड होने का मतलब एक्चुअली क्या है कि एक मॉलिक्यूल का लेट से अगर ये पॉजिटिव पोल है तो दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल इसके साथ आके कोलाइड करना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के साथ दूसरे का भी आके पॉजिटिव पोल ही उसके साथ कोलाइड करेगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के साथ दूसरे का नेगेटिव पोल आके कोलाइड करेगा तो वो रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे और कोलिजन सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड है विच इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एंड के साथ कोलाइड करना चाहिए जिसके ऊपर कोई लोन पेयर है जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हो और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकें, कोलिजन सक्सेसफुल हो सके। सो फर्स्टली द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड फॉर अ कोलिजन टू बी सक्सेसफुल इन नेचर। दूसरी बात यह है कि किसी भी रिएक्शन के सक्सेसफुल कोलिजन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी भी रिएक्शन के सक्सेसफुल कोलिजन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सर्टेन एनर्जी लिमिट होती है और सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स सक्सेसफुल कोलिजन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल के इक्वल हो या इससे ज्यादा हो।
और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल से कम होती है वो बेशक कोलाइड करते रहे, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते. दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी required by the reactant molecules in order to participate in a successful collision is known as energy of activation और एक्टिवेशन एनर्जी भी इसको हम कहते हैं. राइट कि सक्सेसफुल कोलिजन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एक सर्टेन एनर्जी लिमिट होती है, एक मिनिमम एनर्जी लिमिट होती है. और जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल से के इक्वल होती है या इससे हायर होती है, वो जब कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी कर जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, कोलिजन सक्सेसफुल होता है. और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल से लो होती है वो जितनी दफा मर्जी कोलाइड कर लें वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकते और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते. एंड दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the reactant molecules to participate in a successful collision is known as activation energy or energy of activation. तो ये दो बेसिक कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है किसी कोलिजन के सक्सेसफुल होने के लिए. टाइम ऑफ कोलिजन पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड भी होने चाहिए और उन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो उस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या इससे ज्यादा भी होगी. तो तब वो कोलाइड जब करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कोलिजन सक्सेसफुल हो जाएगा. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ओवरऑल रिएक्शन लिखूं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A2 एंड B2, दोनों का एक एक मॉलिक्यूल है और ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट AB. इस तरह से अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो अब जब ये दोनों रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स A2 एंड B2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो A2 मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, यानी दोनों A टाइप एटम्स आपस में बॉन्डेड है, जिस तरह H2 होता है तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं. B2 मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, दोनों B टाइप एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं. जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो अगर ये दोनों प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे या इन दोनों की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो ही बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो पहले से प्रेजेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और कुछ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसी को ही हम एक्चुअली क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं. और केमिकल रिएक्शन में बस सिंपली यही दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड हैं, अगर इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है तो फिर जब ये कोलाइड करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इनका कोलिजन सक्सेसफुल हो जाएगा. और जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पहले से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं या यानी ए और ए का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा. डॉटेड लाइन शो करती है कि वो ए और ए का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया. सिमिलरली बी और बी का जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा. तो हम इसको अब डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं. इट मींस ये बॉन्ड भी क्या हो गया, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया. और जब ए और ए का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, बी और बी का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, तो एट द सेम टाइम ए और बी का बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. ये कब होगा कि अगर इन दोनों A2 और B2 मॉलिक्यूल्स जो हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन वो एक प्रॉपरली ओरिएंटेड हों और इन दोनों की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी तो जब ये दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो फिर
ए और ए का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, बी एंड बी बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम ए बी बॉन्ड्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोसेस होते हैं, इन प्रोग्रेस होते हैं, यानी जिन बॉन्ड्स ने ब्रेक होना है वो ब्रेक हो रहे होते हैं, और जिन बॉन्ड्स ने फॉर्म होना होता है वो फॉर्म हो रहे होते हैं। इस इंटरमीडिएट स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये ट्रांजिशन स्टेट या ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर क्या चीज होती है? दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेट between the reactants and products in a chemical reaction where the bond breakage and bond formation are in progress. जब दो reactant molecules properly oriented हैं, उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है, उस हर रिएक्शन की एक अपनी सर्टेन एनर्जी लिमिट है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट है, बट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो मिनिमम एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, और सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सक्सेसफुल कोलिजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल यानी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या इससे हायर हो। तो अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली ओरिएंटेड भी हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन विद ईच अदर, और उनकी एनर्जी उस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे हायर भी है, तो फिर जब वो कोलाइड करेंगे तो उनका कोलिजन सक्सेसफुल होगा, इफेक्टिव होगा। और कोलिजन के सक्सेसफुल या इफेक्टिव होने का मतलब को वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर लें, और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पहले से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और नए बॉन्ड्स जो बनने हैं वो बॉन्ड्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस एग्जांपल में हमने देखा कि लेट से ये दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, ए जो है वो A2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बी B2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये A2 और B2 मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होंगे, इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी, और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तो फिर इनका कोलिजन सक्सेसफुल होगा। और कोलिजन सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि ए बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, बी बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम ए बी बॉन्ड फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, इस इंटरमीडिएट स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी ए बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया, बी बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया, और ए बी बॉन्ड्स कंप्लीटली फॉर्म हो गए, तो इसका मतलब है एट द एंड अब हमारे पास क्या बनेगा, दो ए बी टाइप मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। टू मोल्स ऑफ ए बी जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका। तो ये ए और बी ये क्या थे, रिएक्टेंट्स थे। ये ए बी जो फाइनली बना ये क्या है, ये आपके प्रोडक्ट है। और उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में ये जो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी, जिसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस हैं, दे आर इन प्रोग्रेस, दे आर इन प्रोसेस। ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, या इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा जो आज का टॉपिक था उसमें तीन टर्म्स हमने लिखी, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो फर्स्टली कोलिजन थ्योरी हमने कहा कि कोलिजन थ्योरी क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, मस्ट फिजिकली कोलाइड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू रिएक्ट। ऐसे ही एक यहाँ है और दूसरा यहाँ, इतने दूर दूर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो वो रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। रिएक्ट करने के लिए उनको फिजिकली एक दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्ट आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोलाइड करना पड़ेगा। लेकिन उसमें फिर हमने पढ़ लिया कि जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो जरूरी नहीं वो रिएक्ट भी कर जाएं और उनका कोलिजन सक्सेसफुल ही हो। वो कोलिजन्स टू टाइप्स के होते हैं, कुछ कोलिजन सक्सेसफुल होते हैं जिनमें जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो वो केमिकली रिएक्ट भी करते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
लेकिन कुछ कोलिजन्स अनसक्सेसफुल भी होते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो वो जैसे होते हैं वैसे ही सिंपली बाउंस बैक कर जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। अब इन कोलिजन्स के सक्सेसफुल होने के लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्टली हमने कहा कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, प्रॉपरली डायरेक्टेड। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे के नेगेटिव पोल के साथ, एक का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल के साथ कोलाइड करना चाहिए। एक का इलेक्ट्रोफिलिक एंड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरे के न्यूक्लियोफिलिक एंड के साथ कोलाइड करे जिसके ऊपर लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो दे मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड एट द टाइम ऑफ कोलिजन। दूसरा हमने कहा कि the reactant molecules must have their energy equal to or greater than activation energy। किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी लेवल होता है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और उस रिएक्शन में सिर्फ वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल यानी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या इससे हायर हो। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल से लोअर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी से लोअर होती है, वो जितनी दफा मर्जी कोलाइड कर लें वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनका कोलिजन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एंड दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the reactant molecules to participate in a successful collision is known as activation energy। दो टर्म्स हो गई, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड भी हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं और उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या इससे हायर भी है, तो फिर जब वो कोलाइड करेंगे तो उनका कोलिजन सक्सेसफुल होगा, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो पहले से प्रेजेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनके दरमियान जो नए बॉन्ड्स फॉर्म होना है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स, जिसमें वो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोग्रेस है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और जब ये प्रोसेसेस फिर कंप्लीट हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेकेज कंप्लीट हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो ये तीन टर्म्स हो गई हमारे पास, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो रिएक्शन है, हम एक टर्म यूज करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी चेंजेस क्या क्या इन्वॉल्व हुई, क्या एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हुई, कहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कहाँ एनर्जी रिलीज हुई, किसकी, इन तीन जो हमारे पास उसमें स्टेट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, ट्रांजिशन स्टेट है, प्रोडक्ट है, इसमें से किसकी एनर्जी हायर है, किसकी एनर्जी लोअर है। ये सारी एनर्जी चेंजेस जिस डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं। हर रिएक्शन की एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होती है, जो उस रिएक्शन के दौरान में होने वाली एनर्जी चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। तो वो एनर्जी डायग्राम लिख लें, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम लिख लें, उसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उसको लिखें, कुछ भी उसको हम कह सकते हैं। एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम ये शो करेगी कि किसी रिएक्शन में क्या क्या एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हुई। अच्छा, एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होने के बेस पे हम केमिकल रिएक्शंस को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक उसमें यह है कि जब आपका रिएक्टेंट, कोई भी आपका रिएक्टेंट है, जब वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो साथ वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जब आपका रिएक्टेंट, आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो अगर वो यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अगर उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ
एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, हम उनको 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। उसमें हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं विच रिलीज एनर्जी, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं विच एब्जॉर्ब एनर्जी। अच्छा, अब अगर ये जो हमारा रिएक्टेंट है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सपोज इसकी एनर्जी है 100, सपोज 100 जूल्स, 100 कैलोरीज, किलो कैलोरीज, इसकी एनर्जी है 100, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसने 20 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी होगी? 80 होगी। हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी, टोटल एनर्जी 100 थी, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसने 20 जूल्स, 20 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी। तो फिर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? 80 जूल्स या 80 किलो जूल्स होगी। इसका मतलब है ऐसे केस में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है। किस केस में? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम होगी। एनर्जी ऑफ the reactant is greater than the energy of the products, या energy of the products is smaller than the energy of reactants in case of exothermic reactions. एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? सपोज हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी है 50 किलो जूल्स, और जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, कितनी की? 20 जूल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो फिर प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी कितनी होगी? 70 जूल्स होगी। तो ऐसे केस में फिर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या होगी? हायर होगी। तो ये बेसिक चीज है जो आपको वैसे जनरली याद रखनी है और जनरली आपको पता होना चाहिए कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी हायर देन, ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, whereas in endothermic reactions energy of the products will be greater than the energy of the reactants। ये बेसिक चीज है, ये आपको याद रखनी है। अब हम इन दोनों टाइप्स के रिएक्शंस की एनर्जी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं कि ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जब ये परफॉर्म होते हैं, ये जब प्रोसीड करते हैं, तो इनमें एनर्जी चेंजेस क्या क्या इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्टली अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ड्रॉ करें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी हायर होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी लोअर होगी। एनर्जी इधर ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, तो हम जिस चीज को ऊपर लिखेंगे उसकी एनर्जी हायर है, जिसको थोड़ा नीचे लिखेंगे उसकी एनर्जी लोअर है। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट से हायर है। तो अगर हम रिएक्टेंट्स को यहां पे शो करें, ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल है, तो फिर प्रोडक्ट्स की एनर्जी इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी से क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो लेट्स से प्रोडक्ट्स की एनर्जी इन रिएक्टेंट से लो हम यहाँ पे शो करते हैं, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। ये किसके लिए हम कर रहे हैं? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी हायर होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी लोअर होती है। लेकिन हमने यहां देखा कि रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो पहले उनको ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होना होता है, पहले उनको ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होना होता है। मस्ट है हर एक रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले ट्रांजिशन स्टेट में या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं, और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से हायर होती है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होना होता है, मस्ट है ये। और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से हायर होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स में पहले से बॉन्ड्स प्रेजेंट थे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गए, और जो नए बॉन्ड्स फॉर्म होने थे वो अभी कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुए। इसलिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये हाईली अनस्टेबल होती है, और जब अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी हायर है, रिएक्टेंट से भी हायर है, प्रोडक्ट से भी हायर है।
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये हमारे रिएक्टेंट्स है, उनका एनर्जी लेवल इतना है, प्रोडक्ट्स उससे लोअर एनर्जी लेवल पे, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इनका एनर्जी लेवल इतना है। लेकिन रिएक्टेंट्स ऐसे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, पहले वो किस में कन्वर्ट होंगे, ट्रांजिशन स्टेट में। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से हायर होगी। तो लेट्स से ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स, तो बीच में बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, और उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से हायर है, इन दोनों से उसकी एनर्जी हायर है, लाइक दिस। ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी। तो एनर्जी फिर इस तरह से चेंज हुई, ये रिएक्टेंट्स है, पहले इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट्स में लाइक दिस कन्वर्ट हुआ। तो एनर्जी डायग्राम ऐसे हुई इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में। अब इन रिएक्टेंट्स की एक सर्टेन एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट की एक सर्टेन एनर्जी है। रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जीज का जो डिफरेंस है, इस एनर्जी के डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सक्सेसफुल कोलिजन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी जरूरी है ना, जिसको हमने क्या कहा था, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और ओवरऑल जो एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, ये जो मैंने लिखी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहां एनर्जी लिखी, एंडोथर्मिक में यहां ये जो एनर्जी लिखी, कि ओवरऑल इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो वो जो हीट ऑफ रिएक्शन, या अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो फिर उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वो किसके इक्वल होता है, वो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज का जो डिफरेंस होता है, इसको डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, या हीट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये डेल्टा एच है। एंड डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी है। आप इस तरह से समझ लो, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एनर्जी हिल है, एक एनर्जी बैरियर है। और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए उस एनर्जी हिल को, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। और उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दे रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सफिशिएंटली हायर होगी कि वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें, वही सक्सेसफुल कोलिजन में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। और जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी लेवल से कम होगी, वो अब उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, वो सक्सेसफुल कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे। And that amount of energy required by the reactant molecules to cross that energy barrier and convert into the products, that is known as the activation energy. और वो किसके इक्वल होती है, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज का जो डिफरेंस है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज का जो डिफरेंस है, दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शंस के सामने लिखा होता है, इस रिएक्शन में इतनी हीट रिलीज हुई, इसमें इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई, वो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, और वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो गई फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसी ही अगर एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम ड्रॉ करें एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से हायर होती है। रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो सराउंडिंग से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, इसलिए प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से हायर होती है। तो अगर हम रिएक्टेंट्स को यहां पे शो करें, ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल है, तो प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल इससे कुछ ऊपर हमें शो करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन रिएक्टेंट्स ऐसे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, पहले उनको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट में।
और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की एनर्जी से हायर होगी। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में यहां कहीं कोई ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो फिर एनर्जी चेंजेस कैसे होंगी? पहले रिएक्टेंट्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ट्रांजिशन स्टेट में। और फिर वो ट्रांजिशन स्टेट जब फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनेगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। और इस रिएक्शन में अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस है। तो ये आपकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, और इनकी एनर्जीज का जो डिफरेंस है ये इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा उसमें हमारे पास है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। और वो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल होता है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल। तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ये है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये है, और इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज का ये जो डिफरेंस है ये है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, कि इस पूरे रिएक्शन में नेट एनर्जी चेंज क्या हुआ, कितनी एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हुई और कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोलिजन थ्योरी। फर्स्टली कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है? द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, फिजिकली कोलाइड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू रिएक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी, the minimum amount of energy required by the reactant molecules to participate in the successful collision and to be converted into the products. And transition state, the intermediate state between the reactants and products, where the bond breakage and bond formation are in progress. जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रिएक्ट भी करें और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो अगर वो केमिकली रिएक्ट कर गए और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए तो दैट कोलिजन इज सक्सेसफुल कोलिजन। और अगर वो सिंपली बाउंस बैक हो गए, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, तो दैट इज अनसक्सेसफुल कोलिजन। कोलिजन के सक्सेसफुल होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड at the time of collision, and secondly they must have the energy at least equal to a certain energy level, minimum energy level, that is known as activation energy. जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी और वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो वो उनका कोलिजन सक्सेसफुल होगा, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, बॉन्ड्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। और फिर जब वो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसकी एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की एनर्जी से हायर होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से हायर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से लोअर है। बट दोनों केसेस में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले दरमियान में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करनी होती है। यहां भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुए, फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। यहां भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट में, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट्स में। और रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट्स की एनर्जीज का जो डिफरेंस है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। और ये जो डायग्राम्स हम यूज करते हैं इनको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स कहते हैं, एनर्जी डायग्राम्स कहते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स कहते हैं। इनमें से कोई भी नाम इनको दिया जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और इसके साथ ये हमारा चैप्टर बी कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर दिस ईयर। इसमें अब बस यही टॉपिक्स थे जो हमने पढ़ लिए। अल्लाह हाफिज।